जम्मू आ गए, दिल्ली आ गए, अलग अलग जगह पे आ गए और अभी सरकार उनको करेगी फिर से हम मेरी बात समझ गए क्या सबके साथ मर्डर हो जाता है? क्या सारी बहुएं जला के मार दी जाती? नमस्कार दोस्तों, मैं विजेंद्र सिंह परमार पाहुजल अकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर आपका एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं देश के वर्तमान हालातों पर। जैसा कि आप सभी को पता है, पहलगाम अटैक हुआ था, 26 से 27 लोग मारे गए थे, हमारे भारतीय लोग मारे गए वहां पर। उसका हमने जो जवाब दिया है, हमने स्ट्राइक की है, एयर स्ट्राइक की है, जैसे ऑपरेशन सिंदूर नाम दिया गया है। जी हाँ, ऑपरेशन सिंदूर नाम देने के पीछे पर्पज़ यही था कि आपको पता है कि वहाँ पर सिर्फ पुरुषों को मारा गया था, महिलाओं को छोड़ दिया गया था। तो उसका पर्पज़ ये था कि उन्होंने सिंदूर उजाड़ा था महिलाओं का, तो उसी को हमने एक टैगलाइन बनाया और नाम रखा ऑपरेशन सिंदूर। और ये तारीफ़ की बात है कि हमने तुरंत ही उन आतंकवादियों को करारा जवाब दिया है और ये बता दिया है कि भारत इस प्रकार की कायरतापूर्ण हरकत को ना अभी और ना कभी भविष्य में सहन करेगा। जब भी ऐसी कायरतापूर्ण हरकत होगी, बराबर जवाब आपको मिलेगा। लेकिन परिस्थितियां जैसी देश में बन रही हैं, जैसा कि आप सभी जानते हैं, निरंतर उस दिन से पाकिस्तान की तरफ से हवाई हमले हो रहे हैं, बॉर्डर पर भी हमले हो रहे हैं। जैसलमेर में जैसा कि पता है सेना भेजी गई है और कई सीमावर्ती जो इलाके हैं जो कि बॉर्डर से सटे हुए हैं, वहां पर ब्लैकआउट किया गया है, लोगों को वहां से हटाया जा रहा है क्योंकि निरंतर हमलावारी चल रही है। पाकिस्तान हमला कर रहा है और इधर से हम उसको बराबर भारतीय सेना जो है बड़े ही पराक्रम के साथ उसका जवाब भी दे रही है, माकूल उनको जवाब दिया जा रहा है। लेकिन परिस्थितियां भविष्य में क्या बनेंगी उसका अनुमान लगाना थोड़ा सा मुश्किल है। जी हाँ, हो सकता है कि देश में अगर वॉर जैसी स्थिति बनती है, युद्ध के हालात यदि बनते हैं, तो हो सकता है कि देश में इमरजेंसी लगाई जाए। जी हाँ, क्या होती है इमरजेंसी? आज का मेरा टॉपिक बस यही है कि नेशनल इमरजेंसी यदि लगती है, राष्ट्रीय आपात यदि देश में लगता है, तो कौन से लीगल प्रोविजन है जिसके तहत ये लगाया जाता है और कौन सी वो अथॉरिटी है जो ये लगाती है और कौन से आपके राइट्स हैं जो कर्टेल हो जाते हैं, कौन से आपके राइट हैं जो आपके उस ड्यूरेशन में भी बने रहते हैं। तो आप मेरे साथ देखिए, बात हो रही है नेशनल इमरजेंसी की। इफ द इंडियन गवर्नमेंट वर टू इंपोज एन इमरजेंसी फॉलोइंग ऑपरेशन सिंदूर, सिंदूर उसका स्टेप हो सकता है, एक शुरुआत है। हमने एक अटैक किया है, पहला हमने उसको एयर स्ट्राइक किया है, लेकिन उसके फर्दरेंस में चीजें जिस तरीके से बढ़ती जा रही हैं, it would activate specific provision within the Constitution of India leading to significant legal and political changes। जी हाँ, ये एक्टिव करता है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को और ये कहीं ना कहीं बात कर रहा है नेशनल इमरजेंसी की, जो कि चेंजेस लाएगा हमारे सिग्निफिकेंट लीगल एंड पॉलिटिकल। जी हाँ, कुछ लीगल और कुछ पॉलिटिकल चेंजेस इसमें होंगे। इमरजेंसी प्रोविजंस की अगर बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 352 बात करता है नेशनल इमरजेंसी की। इसमें 3 ग्राउंड होते हैं सामान्यतः। अंडर आर्टिकल 352 द प्रेसिडेंट, अथॉरिटी कौन है? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। जी हाँ, ये वो अथॉरिटी है जो नेशनल इमरजेंसी को प्रोक्लेमेट करती है। प्रोक्लेमेशन किसके द्वारा किया जाता है? ये किया जाता है प्रेसिडेंट के द्वारा। कैन डिक्लेयर नेशनल इमरजेंसी इफ द सिक्योरिटी ऑफ इंडिया और एनी पार्ट देयर ऑफ, या तो पूरे भारत की या उसके किसी छोटे से पार्ट की भी, इज थ्रेटन बाय वॉर। ये 3 आधार हैं जिन आधारों पर नेशनल इमरजेंसी लगती है। तो इन आधारों में अंतर समझना हमारे लिए बहुत जरूरी हो जाता है। सबसे पहला आपका जो ग्राउंड होता है वो है वॉर, सेकंड है एक्सटर्नल एग्रेशन और थर्ड है आर्म्ड रिवेलियन। इन 3 ग्राउंड में से किसी भी आधार पर या एक से अधिक आधार पर भी नेशनल इमरजेंसी देश में घोषित की जा सकती है। तो युद्ध हम सभी समझते हैं, युद्ध का मतलब होता है जब भी 2 देश औपचारिक ऐलान करके, जी हाँ, औपचारिक घोषणा करके एक दूसरे के साथ युद्ध करते हैं, तब उस स्थिति को एक दूसरे के साथ लड़ाई करते हैं, एक दूसरे पर अटैक करते हैं, तब उसे कहा जाता है कि 2 देशों के बीच युद्ध की स्थिति बन गई है, वॉर छिड़ गई है। लेकिन व्हाट अबाउट एक्सटर्नल एग्रेशन? एक्सटर्नल एग्रेशन का मतलब होता है जबकि कोई भी ऑफिशियल उद्घोषणा नहीं है, कोई भी ऑफिशियल घोषणा नहीं की गई है किसी देश की तरफ से, और यदि कोई बाहरी देश हमारे देश पर हमला कर देता है, अटैक कर देता है, तब ऐसी स्थिति को कहा जाता है एक्सटर्नल एग्रेशन। ये भी एक आधार हो सकता है देश में इमरजेंसी लगाने का। और तीसरा होता है आर्म्ड रिवेलियन। देश में सरकार के विरुद्ध इतना विरोध हो गया है और वो विरोध सामान्य नहीं है, हड़तालों तक सीमित नहीं रह गया है, लोग हथियार उठाकर सरकार को उखाड़ फेंकना चाहते हैं, चीजों को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, राष्ट्रीय संपत्ति को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं। तो ये एक तीसरा ग्राउंड हो सकता है जिसके आधार पर भी राष्ट्रपति यदि चाहें तो नेशनल इमरजेंसी को डिक्लेयर कर सकते हैं पूरे इंडिया में या उसके किसी भाग में।
दिस डिक्लेरेशन मस्ट बी मेड इन राइटिंग, ये लिखित में होगा, ओरली नहीं हो सकता है, एंड इज वैलिड फॉर मैक्सिमम 6 मंथ। प्राइमा फेसी इसका टाइम जो है प्रथम दृष्टया इसका समय 6 महीने होता है, 6 मंथ के लिए होता है, लेकिन ये आगे जाकर अगर परिस्थितियां बनती हैं तो एक्सटेंड किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए दोनों हाउसेस से आपको मेजॉरिटी लगेगी। ये मेजॉरिटी कौन सी होगी? स्पेशल मेजॉरिटी से इसको पास करना पड़ेगा, ठीक है। अब इसके बाद में ड्यूरिंग इमरजेंसी में क्या क्या परिवर्तन आ जाते हैं वो हमें देखना होगा। यहाँ पर आर्टिकल 358 ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन सस्पेंड द 6 फंडामेंटल राइट्स अंडर आर्टिकल 19। आर्टिकल 19 हमें 6 प्रकार की कुछ स्वतंत्रताएं देता है, कुछ फ्रीडम देता है। वो सारी स्वतंत्रताएं आपकी ऑटोमेटिकली क्या हो जाती हैं? सस्पेंड हो जाती हैं। कब? व्हेन द इमरजेंसी इज डिक्लेयर्ड ऑन द ग्राउंड ऑफ वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन। सिर्फ 2 ही ग्राउंड भाई, वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन अगर है तो वहां पर उस ड्यूरेशन में इनमें से किसी भी आधार पर इमरजेंसी देश में लगी है तो आर्टिकल 19 आपका इनएक्टिव हो जाता है, वो काम नहीं करता, ऑटोमेटिकली सस्पेंड हो जाता है, इसे सस्पेंड नहीं करना पड़ता। आर्टिकल 359 कहता है, आर्टिकल 359 अलाउज द प्रेसिडेंट टू सस्पेंड द राइट टू मूव एनी कोर्ट फॉर द एनफोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट्स ड्यूरिंग अ नेशनल इमरजेंसी एक्सेप्ट फॉर द राइट्स गारंटीड बाय आर्टिकल 20 एंड 21। तो ये क्या कहता है कि आर्टिकल 359 ने ये कह दिया कि यदि प्रेसिडेंट चाहें तो बाकी के जो भी फंडामेंटल राइट्स जो भारतीयों को मिले हैं उनको सस्पेंड किया जा सकता है, लेकिन 2 ऐसे राइट हैं जो इस ड्यूरेशन में भी सस्पेंड नहीं हो सकते, और वो हैं आपका आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये दोनों ही महत्वपूर्ण अधिकार हैं, ये जो है सस्पेंड नहीं हो सकते इमरजेंसी के ड्यूरेशन में भी। उसके बाद में हम बात करें तो 44th अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1978 मैंडेट्स दैट आर्टिकल 20 एंड 21 कैन नॉट बी सस्पेंड। ये जो परिवर्तन आया कि आर्टिकल 20 एंड 21 सस्पेंड नहीं होंगे, ये 44th अमेंडमेंट 1978 से ये इनपुट किया गया। The imposition of an emergency leads to significant changes in the functioning of the government, affecting legislative, executive, judicial processes. While certain fundamental rights are suspended, other remain protected। जैसा कि अभी मैंने आपको बताया, पूरे देश के सिस्टम में चेंज आ जाता है, सरकारों के जो नियंत्रण है, सामान्यतः सारी चीज़ें केंद्र से सरकार से चलती हैं, केंद्र सरकार के रूल्स रेगुलेशन फॉलो होते हैं। तो ये सारे परिवर्तन ड्यूरिंग इमरजेंसी आते हैं। तो फ्रेंड्स आपको क्या करना है, जो भी रेगुलर गाइडलाइंस जो आपके पास आते हैं, अगर ऐसी परिस्थिति बनती है कि वॉर या एक्सटर्नल एग्रेशन जैसी सिचुएशन अगर बनती है, कंडीशन ऐसी बनती है और देश में इमरजेंसी लगाई जाती है, तो आपका भारतीय नागरिक होने के नाते जो कर्तव्य है वो यही है, जो भी रूल्स रेगुलेशन बनाए जाएं आपके लिए, जो पब्लिश किए जाएं, उनको आपको एक अच्छे नागरिक की तरह पालन करना है और सरकार का हर प्रकार से सहयोग करना है। आपकी इस बारे में क्या राय है? क्या देश में ऐसी परिस्थितियां हैं कि इमरजेंसी लगाई जानी चाहिए या नहीं? हालात सामान्य हो जाएंगे? आपको क्या लगता है? आपका जो भी विचार है, जो भी आपके सजेशन है, आप अपने कमेंट बॉक्स में यहाँ बता सकते हैं। वीडियो अगर अच्छा लगा है तो इसको लाइक करिए, फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए। थैंक यू। Subscribe for more content.